Okay, student, let us see question number 4 from section E, long answer type question. And here we are asked to describe the method with the help of which we can determine the internal resistance of a cell. So सबसे पहले आपको करना ये है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लीजिए कि हाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस सर्किट। कंस्ट्रक्शन में हमको ये लिखना है कि हमने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैसे अप्लाई किए। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो हमने एक स्टैंडर्ड सेल यूज किया, उसके साथ की, और ये रियोस्टेट हमने सीरीज में कनेक्ट किया, और ये पूरा का पूरा जो होता है ये प्राइमरी सर्किट होता है। ए से बी के बीच में ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। और ये दिख रहा है हमने कैसे इसको कनेक्शन किया है। और यहाँ पे जो ए से हमने ये सर्किट कनेक्ट किया, दिस इज फॉर सेकेंडरी सर्किट। तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है वो है सेकेंडरी सर्किट में लगा हुआ, दैट इज E1। उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक की है K1, और यहाँ पे ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E1 का, और ये सेकेंडरी सर्किट का एक सिरा जो है वो गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया फिर जॉकी को, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पेन से, ग्रीन हाइलाइटर से मैंने मार्क किया, दिस इज सेकेंडरी सर्किट, और ये येलो लाइन से जो ये प्राइमरी पोटेंशियोमीटर का हमारा सर्किट है, ठीक है। सो नाउ यू विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मेंशन कर देना एक मार्क के लिए। उसके बाद आप डायग्राम बना लेना, और डायग्राम के बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ना प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम की के को क्लोज करते हैं और के को ओपन, K1 को ओपन ही रहने देते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप पहला पॉइंट ये मेंशन कर लेना कि K1 जो है फिलहाल हमने ओपन रखा है। K1 पहले ओपन है और K को हमने किया है क्लोज, ठीक है। And you will take the jockey and you will find one point where this galvanometer shows null deflection। यहाँ पे ये null deflection दिखाई दे। स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से और जॉकी को टच करते हुए आएंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, और एक पॉइंट हम पता करेंगे जहां पे हमको नल डिफ्लेक्शन दिखाई दे गैल्वेनोमीटर में, और ये होगा हमारा बैलेंसिंग लेंथ L1, ठीक है। ये होगा हमारा बैलेंसिंग लेंथ L1। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, तो ये जो सेल का ईएमएफ है E1, ये बैलेंस हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और पी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे क्या बैलेंस हुआ है सेल E1 का ईएमएफ। K1 तो फिलहाल ओपन ही है, तो ये सेकेंडरी सर्किट में तो कोई करंट रहेगा नहीं। इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ईएमएफ E1 इट इज बैलेंस्ड बाय PD बिटवीन ए एंड पी, ठीक है। अब ये PD बिटवीन ए एंड पी लिखो आप, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि E1 क्या है, तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, PD across length L1 according to potentiometer principle we can write it is K times L1, that is potential gradient times length L1, ठीक है। और K क्या होता है, what is K by the way, K होता है हमारा I sigma times L1, ठीक है। सिंस आप यहाँ पे लिख लो कि K जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है करंट इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये तो हुआ आपका फर्स्ट प्रोसीजर। उसके बाद आप क्या करोगे, सी, उसके बाद आप ये जो की K1 है इसको क्लोज कर दो। लेट मी क्लोज द की K1 नाउ। जैसे ही मैं की K1 को क्लोज करूंगा तो अब ये सेकेंडरी सर्किट में भी करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। नाउ अगेन यू टेक अ जॉकी एंड यू टच it on a different point from starting from A and find the point of null deflection, and let's say this time you find the null deflection at point B dash। लेट्स से यहाँ पे आपको एक नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल में अब ये ईएमएफ नहीं रहा क्योंकि इस सेल से करंट विड्रॉ हो गया, इसलिए अब यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किससे बैलेंस हुआ है, तो लेट्स से ये बैलेंसिंग लेंथ L2, AP डैश की जो लेंथ है उसको मैं L2 मान लेता हूँ, दैट इज अ बैलेंसिंग लेंथ। अब ये इससे क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेम, कि अब ये ईएमएफ नहीं रहा, अब ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किससे बैलेंस हुआ है, तो मैं शॉर्टकट में फिर से लिख लेता हूँ, PD अक्रॉस लेंथ L2 से ये बैलेंस हुआ। अब फिर से आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो कि ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स L2। K क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बिकॉज ये पूरा सर्किट वर्किंग, ये जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है K।
सो यहाँ पे हो जाएगा V और ये फिर से I सिग्मा टाइम्स L2. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट आई विल डू, I will divide equation 1 by 2. So divide इक्वेशन 1 by 2. देखिए एक्चुअल में हमको कैलकुलेट करना है ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, उसके लिए ये सारा प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं. सो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू I सिग्मा टाइम्स L1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है V और ये हो जाएगा I सिग्मा टाइम्स L2, ठीक है. सो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली कर लेता हूँ. सो ये हो जाएगा E1 बाई V इट इज इक्वल्स टू I सिग्मा विल कैंसल आउट, ये हो जाएगा L1 बाई L2. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. तो आई होप यहाँ का प्रोसीजर क्लियर है. क्या किया हमने, दो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट किए. एक बार K1 को ओपन रखा है, दूसरी बार क्लोज किया. क्लोज करने पर EMF E1 नहीं रह जाएगा, वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ये आप लोगों को अच्छे से पता है. नाउ अब यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस, ये जो सर्किट है इसको देखो आप थोड़ा. सेकेंडरी सर्किट जो है मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ. ये जो सेकेंडरी सर्किट है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. K1 को मैं फिलहाल क्लोज ही रख रहा हूँ, यहाँ पे K1 क्लोज ही है. और इस सर्किट को मैं कुछ नाम देता हूँ. लेट्स से PQRS में इसको नाम दे देता हूँ. यहाँ पे करंट फ्लो हो ही रहा है. इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होगा, ठीक है. V इज इक्वल टू IR और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ KVL. सो अप्लाइंग KVL इन PQRS क्लोज लूप. फिर से थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. PQ क्लोज लूप PQRS में अप्लाई KVL. सो अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप यहाँ पे लगा दो तो आपको क्या मिलेगा. देखो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम E1, सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स, यानी मैं करंट के साथ साथ ट्रेस करता हूँ इस लूप को, तो ऐसे मैं ट्रेस करो, ठीक है. सो ये E1 से मैंने स्टार्ट किया. आई एम गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो ये हो जाएगा E1 और यहाँ पे आने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव. आई होप तुमको ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके आता है. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ I इंटू स्मॉल r, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो जाएगा 0. तो आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये आपको मिल जाएगा E1 इज इक्वल्स टू माइनस IR माइनस I स्मॉल r उधर साइड शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 4 में दे देता हूँ. ये इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. सो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब इक्वेशन 4 को आप 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है. मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूँ. सो डिवाइडिंग, मेरा PDF जा रहा है, ठीक है, यहीं पे मैं कहीं पे एडजस्ट करता हूँ. सो यहाँ पे डिवाइड कर दो. डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5, ठीक है. सो यहाँ पे आ गया E1 बाई V इट इज इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय I से I तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा R, ओके. सो फाइनली यहाँ पे बचा है E1 बाई V इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है. अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए. ये इक्वेशन है एक आपके पास और ये एक इक्वेशन है, दोनों साइड E1 बाई V है. एक्चुअल में ऐसा करना किस लिए पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो इक्वेशन 3 और 6 को मैं इक्वेट कर देता हूँ. मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है. सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 6 व्हाट आई विल गेट. सो एक साइड यहाँ पे है 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R. दिस इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, ठीक है. ये 1 को उधर शिफ्ट कर दो, स्मॉल r हमको कैलकुलेट करना है. स्मॉल r बाय कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1. So finally you will get small r is equals to capital R into in bracket you will get L1 minus L2 divided by L2. So with the help of this formula you can calculate the internal resistance of cell E1 which is connected in the secondary circuit. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर सर्किट का यूज करके दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है. सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक साइक्लोट्रॉन पर बेसिस. सो यहाँ पे
देखिए डेटा क्या है गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और जिसका रेडियस हमको गिवन है 5.3 10 to the power -11 मीटर, और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन। हमको बोला है फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा आप कलेक्ट कर लो, यहाँ पर आर गिवन है, वी गिवन है, और मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ये हमने डिराइव किया था, इट इज EVR/2। ठीक है, ये EVR/2। तो सारी वैल्यूज गिवन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, सारी वैल्यूज को जस्ट आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ये आंसर मिलेगा 8.48 10 to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगेन L इज इक्वल टू MRV। ठीक है, L इज इक्वल टू MRV। अब यहाँ पर भी M की वैल्यू रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और रेडियस, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 96.46 इंटू 10 टू द पावर -36 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है ये। एंड नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट प्रोसीजर है, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट वायर ले लो जो दोनों साइड इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट में मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पे हमको बोल रहा है कि पॉइंट P है, और पॉइंट P पर मैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कैलकुलेट करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो तरीका ये होता था, बायट-सावर्ट लॉ के अंदर हम सबसे पहले एक करंट एलिमेंट को मार्क कर लेते थे यहाँ पर। सो लेट्स से ये DL एक करंट एलिमेंट है, और इसके सेंटर से मैं यहाँ पे पॉइंट P पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज करंट एलिमेंट की वजह से लेट्स से ये R डिस्टेंस दूरी पर है, और ये जो है इस पॉइंट से ये कैपिटल R डिस्टेंस दूरी पर है पॉइंट P। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से B की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इतना इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल l। वैसे l लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आप अज्यूम कर सकते हो। अब मैं डिराइव करता हूँ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं करंट एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो इस करंट एलिमेंट, ये DL करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ऑब्वियस बात है ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB होगी। तो ये कितना होगा, dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड मुझे चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से अपर हाफ में पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, और बाद में लोअर हाफ में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो पॉइंट O से अपर हाफ में अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, नेट फील्ड, तो मुझे इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, सो इंटीग्रेशन dB विल बी B ओनली। ये B ऑफ अपर पार्ट है, B ऑफ U लिखता हूँ मैं, यानी O से अपर हाफ का मैं ये B का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए न्यू नॉट, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं फिलहाल में इंटीग्रेशन में रखता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल मैं इंटीग्रेशन में रखता हूँ, क्योंकि मुझे आगे नेट फील्ड भी कैलकुलेट करना है। सो इंटीग्रेशन न्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये तो जस्ट अपर हाफ की हुई है, डोंट यू फील के लोअर हाफ जो है, लोअर हाफ की भी सेम फील्ड होगी यहाँ पर भी, जितनी अपर हाफ में होगी उतनी लोअर हाफ में होगी। सो एक्चुअल में मुझे चाहिए थी नेट फील्ड एट पॉइंट P, तो ये बी नेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी नेट 2 टाइम्स ऑफ dB, करेक्ट ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dB। ठीक है, देखिए
ऊपर के हाफ पार्ट में कितनी है इंटीग्रेशन डीबी, लोअर हाफ में कितनी होगी इंटीग्रेशन डीबी, तो इंटीग्रेशन डीबी प्लस इंटीग्रेशन डीबी विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन डीबी। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो आप, सो यहाँ पे हो जाएगा बी नेट इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन डीबी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, सो इट विल बी न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो चीजें कॉमन है वो कॉमन ले लो यहाँ से, सो ये न्यू नॉट कॉमन है, आई कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 स्टार्टिंग में है, और ये 4 पाई भी कॉमन, हाँ, और यहाँ से और क्या चीज कॉमन हो सकती है देखिए, तो बाकी की चीजें इंटीग्रेशन में रहने देता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एल इंटू, यह काम करता हूँ यहाँ से साइन थीटा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये कॉमन रखता हूँ, यानी सॉरी ये इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस डायग्राम से साइन थीटा कैलकुलेट कीजिए, तो सो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल में थीटा मान लो, सो ये हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सो दिस आर स्क्वायर विल बी, बाय द वे आर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आर हो जाएगा, और आर का स्क्वायर अगर आपने लिखा तो ये होगा सिंपली एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। सो ये इस इक्वेशन को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, इस इक्वेशन को, सो इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा बी नेट, सो ये हो जाएगा बी नेट इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स न्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू इन ब्रैकेट, सॉरी इंटू इन इंटीग्रेशन साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर और ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, सो दिस इज बी नेट इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये वैल्यूज आर क्यूब है, और आर क्यूब की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये, और ये कैपिटल आर को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, ये कैपिटल आर बाहर इंटीग्रेशन में है डी एल अपॉन, और ये आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका पावर है 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए वहाँ पे आर क्यूब है ना, तो आर की वैल्यू भी रखा है मैंने, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उसका पावर 3 है, तो वो रूट, अगर मैंने रूट को हटाया तो वो 1/2 होगा, तो वो 3/2 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 3/2 लिख दिया। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, लुक एट दिस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू आता है 1/r स्क्वायर, इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/r स्क्वायर। सो जस्ट यहाँ पे आप ये वैल्यूज को रख दो, सो फाइनली यू विल गेट, फाइनली यहाँ पे मिलेगा बी नेट it is equals to 2 times nu naught I into r divided by 4 pi multiplied by 1 by r square, ठीक है। तो ये r से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 4, और फाइनली हमको मिला है नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जो कि आया है हमारे पास न्यू नॉट टाइम्स I divided by 2 pi r, and this is your final answer. So guys, wish you all the best for Monday's paper. I hope you will perform well in unit test 1. Thank you so much.